तो एएसपी डॉट नेट एक पावरफुल वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज है ना। जनरली इसके थ्रू हम लोग सर्वर साइडेड वेबसाइट्स को डिजाइन करते हैं। जो अभी आप सीख रहे होंगे, जो भी बेसिक्स, जो भी फीचर्स है वेबसाइट डिजाइन करने के लिए, जैसे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, इसके थ्रू अभी आप वेबसाइट डिजाइन करने के बारे में सीख रहे हैं या सीख लिए होंगे। तो यहाँ पर जो चीजें हैं वो ये है कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज करके हम लोग एक सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट साइड वेबसाइट्स को ही बना सकते हैं, जो आपको सिंपल लोकल सिस्टम पर, आपके सिस्टम पर रन करेगा। उसमें कोई भी डेटाबेस की प्रोविजन या डेटाबेस ऑपरेशन या परफॉर्मेंस या स्टोरेज की कोई भी प्रोविजन नहीं होगा। ठीक है। तो इस यानी कि सर्वर साइडेड, यानी कि डेटाबेस का उसमें प्रोविजन हो, चाहे ऑपरेशन हो, स्टोरेज हो, एग्जीक्यूशन हो, उसके लिए हम लोग सर्वर साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं, जिसमें आपका ASP.NET आता है। ठीक है। तो ASP.NET को सीखने से पहले हम लोग के इसके बारे में पहले से कुछ वेबसाइट्स के बारे में और वेब पेज को कैसे डेवलप किया जाता है, कैसे डिजाइन किया जाता है, इस चीजों के बारे में पहले हमको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। और आई होप कि आप लोग को जानकारी होगा, जैसे आप लोग तो HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट पढ़ा होगा आपने। इसके पहले क्लास की है ना आप लोग? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की क्लास हुई है? यस सर, हुई। चलिए, तो ठीक है। तो यानी कि आपको बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स है वेबसाइट डिजाइनिंग का, डेवलपमेंट का नहीं, डिजाइनिंग का। अब हम लोग यहाँ पर उस बेसिक्स कॉन्सेप्ट को फर्दर इन्हांस करके हम लोग वेबसाइट को डेवलप करेंगे। एक बारीक डिफरेंस होता है वेबसाइट को डिजाइन करना और वेबसाइट को डेवलप करना। क्या कोई बता सकते हैं व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट डिजाइनिंग और वेबसाइट डेवलपमेंट? सर डिजाइन मतलब सर उस वेबसाइट को बना रहे हैं, इनिशियल फेज में वो बन रहा है। और डेवलप फेज में क्या होता है सर, बना हुआ वेबसाइट को हम कुछ उसमें ऐड करके डेवलप कर रहे हैं, इन्हांसमेंट कर रहे हैं फीचर में। नहीं, अगर डिजाइन में ही कुछ अगर एनहांस कर रहे हैं तो वो भी तो डिजाइन ही कहेगा ना, है ना। बेसिक डिफरेंस ये है कि वेबसाइट डिजाइनिंग कहने का मतलब क्या हुआ कि वेब पेज पर कंटेंट्स, यानी कि जिस तरह के भी कंटेंट्स हो, चाहे वो टेक्सटुअल हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, ग्राफिक्स हो, इमेज हो, उसका लुक एंड फील कैसा हो, है ना, उसका डिजाइन कैसा हो, कलरफुल कैसा हो, है ना, बैकग्राउंड कैसा हो, ये सारी चीजें आपको डिजाइन की कैटेगरी में आती है, जिसके लिए आप यूज करते हैं HTML और CSS का। इसके साथ साथ अगर और भी ज्यादा डिजाइन को अप्रोचेबल बनाने के लिए आपको फोटोशॉप या एडोब इलस्ट्रेटर का भी यूज करते हैं। ठीक है। तो इस तरह के चीजों को आप करके आप वेबसाइट को डिजाइन करते हैं। पहला तो आप काम करते हो कि HTML का यूज करते हो। व्हाट इज द पर्पस ऑफ HTML? मुझे बताएंगे कि HTML और CSS का पर्पस क्या है? HTML क्या करता है और CSS क्या करता है? सर HTML एक तरीके से स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, स्केलेटन है सर वो। हाँ, और एक CSS तरह से डिजाइन। मतलब इसका मेन फोकस ये है कि HTML कंटेंट को वेब पेज पर लाता है। अगर सरल शब्दों में कहें तो वेब पेज पर कंटेंट लाने की जिम्मा किसका है? HTML का जिम्मा है। ठीक है। टू द यूज ऑफ वेरियस टैग्स। ठीक है। अब उस कंटेंट को, वेब पेज के उस कंटेंट को क्या लुक होना चाहिए, है ना, क्या अट्रैक्शन होना चाहिए, क्या कलर होना चाहिए, क्या बैकग्राउंड्स होना चाहिए, ये सारा अप्रोच देने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या? CSS। ठीक है। तो इसके थ्रू, HTML और CSS के थ्रू हमारा जो वेबसाइट है या वेब पेज है, वो दोनों सिर्फ क्या होता है? डिजाइन होता है। और भी ज्यादा अगर आप अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा आप HTML और CSS को यूज करके बहुत ज्यादा डिजाइन नहीं कर सकते हैं, लोगो वगैरह बनाना है या लोगों को अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन देना है,
तो आपको उस डिजाइन टेक्निक में फोटोशॉप का भी यूज करते हैं, जो अच्छे डिजाइनर होते हैं वेबसाइट का, इलस्ट्रेटर का यूज करते हैं, जिससे और भी ज्यादा आपका वेबसाइट क्या होता है, डिजाइनर लुक एंड फील देता है। ठीक है, तो ये दो पर्पस है आपका HTML और CSS का। ठीक है, तीसरा चीज आपने यहाँ पर देखा होगा जावास्क्रिप्ट। व्हाट इज द यूज ऑफ जावास्क्रिप्ट? सर डिसीजन मेकिंग के लिए सर। विच टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग? सर सर हम लूपिंग। जिस प्रकार सर साइट बनाते हैं वह साइट क्या काम करेगा वह यस, जावास्क्रिप्ट। आप कह सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट तय करता है वेब पेज का बिहेवियर। क्या तय करता है? बिहेवियर। तो किस तरह बिहेव करेगा। ठीक है, यानी कि ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि अगर कोई भी चीज, यानी कि एक तरह से बिहेवियर भी कह सकते हैं और एक कह सकते हैं कि डायनेमिक अप्रोच देता है। ठीक है, जैसे अगर अभी आप सडनली आप देखोगे कि कोई भी चीज अगर किसी में अमेंडमेंट करना होता है, किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट्स में, पर्टिकुलर इमेज में या पैराग्राफ में किसी भी तरह की चेंजिंग आपको करनी होती है, उस चेंजिंग करने के लिए आप कोड में जाते हो और सर्टेन आप क्या करते हो, उसके CSS के प्रॉपर्टीज को चेंज करते हो, या HTML के प्रॉपर्टीज या आप एट्रीब्यूट्स यूज किए हो, उसके एट्रीब्यूट्स को चेंज करके आप चेंज करते हो। यानी कि उसको कोड में जाके आप चेंज करते हो, तब उसका रिफ्लेक्शन आपका वेब पेज पर आता है। जावास्क्रिप्ट क्या कहता है कि पेज पर ही डायनेमिकली आप उसके बिहेवियर को, चाहे वो कलर से रिलेटेड हो, चाहे वो बैकग्राउंड से रिलेटेड हो, चाहे वो साइज से रिलेटेड हो, है ना, उस चीजों को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, या फिर कह सकते हो कि डायनेमिक बना सकते हो। ठीक है, तो ये तीन चीज यूज करके भी आप एक बेसिक वेबसाइट्स को भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेन ड्रॉबैक क्या है कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग सर्वर साइडेड वेबसाइट्स को डिजाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ क्लाइंट साइडेड अप्रोच को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर आप डेटाबेस के कॉन्सेप्ट को यूज नहीं कर सकते। एम आई क्लियर? समझ में आ रही है सबको? अब मैं पूछूं कि ये सर्वर साइड क्या है, क्लाइंट साइड क्या है। पहले इस टेक्नोलॉजी को आपको समझना होगा कि क्या क्लाइंट साइड है, क्या सर्वर साइड है। तो बता सकते हैं कि क्या है क्लाइंट साइड और क्या सर्वर साइड है? सर आप, सर्वर साइट। हाँ हाँ, सर सर्वर साइट जिसमें जहाँ पे सर बहुत सारे इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहते हैं, जहाँ से क्लाइंट इंफॉर्मेशन। एक्सेस कर सकते आप हैं। मुझे पहले ये टेक्नोलॉजी बताएंगे कि आप अपने सिस्टम पर किसी भी वेबसाइट्स को पिच कैसे करते हैं, वेबसाइट्स को ओपन कैसे करते हैं, वो पूरा टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है। आपके सिस्टम पर तो वो लोकली इंस्टॉल नहीं है वेबसाइट्स, तो वो कैसे काम होता है? सबसे पहले सर हम सर्वर को एक रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं बाय सर्च फैच करके, उसका डिकोड होता है सर। नहीं, आप इतना करने जाते हो। सिंपल, मैं एक यूजर हूं और मुझे कोई वेब पेज खोलना है, तो वेब पेज हम लोग ऑब्वियसली, वेब पेज हम लोग ओपन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ब्राउजर का यूज करते हैं। ठीक है ना, हम लोग के सिस्टम में क्या होना चाहिए, कोई भी वेबसाइट्स को ओपन करने के लिए हमारे सिस्टम में क्या होना चाहिए, ब्राउजर होना चाहिए, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर पर हम लोग URL देते हैं, है ना, और उस URL के थ्रू ही हम लोग उस वेबसाइट्स को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, जो वेबसाइट्स को URL देते हैं, जिस वेबसाइट्स का हम लोग URL देते हैं। तब इसमें क्या होता है कि इसमें टेक्नोलॉजी काम कैसे करता है, वो चीजों को थोड़ा सा आप समझेंगे। जैसे क्या होता है कि आप अपने सिस्टम पर बैठे हुए हैं, ठीक है ना, ये सिस्टम एज ए क्लाइंट है। ठीक है, और एक सिस्टम है, वो क्या है, सर्वर है। ऑब्वियसली सर्वर का आप सिंप्लीफाइड तरीका से भी जानते हो, विच प्रोवाइड सर्विस। ठीक है, सर्वर है जहां पर आपको वेब पेज क्या है, होस्ट किया हुआ है, वेबसाइट्स। ठीक है ना, वेबसाइट्स क्या है, स्टोर किया हुआ है। अब हम लोग
अपने सिस्टम पर किसी भी वेबसाइट्स ओपन करने के लिए हमारे सिस्टम में ब्राउजर होना चाहिए। हमारे सिस्टम में ऑलरेडी ब्राउजर हम लोग रखते हैं। अब क्या करता है कि क्लाइंट यानी कि हम लोग कोई रिक्वेस्ट देते हैं, यानी कि एक जो भी वेबसाइट्स ओपन करना होता है उस वेबसाइट्स का हम लोग URL देते हैं। जैसे अगर मुझे ओपन करना है www.cimage.in, अब हम लोग उसके एड्रेस बार में इस URL को लिखते हैं, ठीक है। अब ये मेरे रिक्वेस्ट को मेरे बिहाफ में वेब पेज नहीं है ना, ये रिक्वेस्ट को क्या करता है, ट्रांसफर करता है, ठीक है। ठीक है, ये मेरे है ना रिक्वेस्ट को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। वेबसाइट्स कहाँ स्टोर है, ये तो वेबसाइट यहां पर स्टोर है, इस सर्वर के पास स्टोर है। यानी कि वेब ब्राउजर क्या करता है कि हमारे रिक्वेस्ट जो हमने किया है cimage.in पेज को, उस रिक्वेस्ट को मेरे बिहाफ पर कहां पर सेंड करता है, वेब सर्वर के पास, ठीक है। अब ये पेज उस सर्वर में क्या है, स्टोर है, सर्वर में होस्ट किया हुआ है। अब सर्वर में भी कोई ऐसा मैकेनिज्म होगा जो हमारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके और फिर रिस्पॉन्ड करेगा। ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मैंने तो रिक्वेस्ट किया और मेरे बिहाफ में रिक्वेस्ट को कौन ले गया है, ब्राउजर ले जाता है ना, क्रोम, कोई भी ब्राउजर ले जाता है, क्रोम भी ले जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर सर्वर के पास भी तो कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो हमारे रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड कर सके। क्या उस मैकेनिज्म के बारे में आप सर, बता सकते हैं, क्या होता है? यस सर, HTTP सर। वो तो प्रोटोकॉल्स है ना, वो तो प्रोटोकॉल्स है। जैसे हमारे वो तो दोनों जगह काम कर रहा है ना, वो तो दोनों जगह काम कर रहा है ना। हमारे जैसे मेरे सिस्टम पर एक वेब ये है ना ब्राउजर जो मेरे रिक्वेस्ट को ले जा रहा है, तो सर्वर पर भी तो कुछ ऐसी चीजें होंगी जो मेरा रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करने के लिए एक्टिव होगा। हाँ, वो भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं वेब सर्वर। क्या कहते हैं, वेब सर्वर। जिस तरह हमारे क्लाइंट सिस्टम पर क्या होता है, वेब ब्राउजर, ठीक है, उसी तरह आपका सर्वर सिस्टम पर होता है वेब सर्वर, वेब सर्वर, ठीक है। फिर वेब सर्वर क्या करता है कि मेरे जो रिक्वेस्ट भेजा गया है उस रिक्वेस्ट को यहां से क्या करेगा, सर्च करेगा, फेच करेगा और फिर इसको रिस्पॉन्ड करेगा, किसको, ब्राउजर को। तब हम लोग उस वेब पेज को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। हमारे सिस्टम पर ओपन हो जाता है ब्राउजर, ठीक है। तो ये तरीका होता है। तो अगर मैं वेब ब्राउजर की बात करूंगा तो वेब ब्राउजर के बारे में आप लोग खुद खूब जानते हैं, उसका कौन कौन सा वेब ब्राउजर अवेलेबल है वो सारा जानते हैं मार्केट में। वेब सर्वर के बारे में आप बता सकते हैं कि कोई एक दो वेब सर्वर का आप नाम बता सकते हैं? सर गूगल। गूगल में कहाँ पहुंच गया तुम, गूगल तो सर्च इंजन है। ऐसे पटांग मत बोलो, माई स्कूल डेटाबेस है ना, अपाची, ठीक है। ये एक वेब सर्वर है, पॉपुलर वेब सर्वर है। IIS, ठीक है। ये सब वेब सर्वर है जो आपको सर्वर पर वैसे उसी तरह काम करता है जिस तरह आपको क्लाइंट पर वेब ब्राउजर काम करता है। तो ये टेक्नोलॉजी है। तो अभी जो आप वेबसाइट बना रहे हैं, चाहे वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज करके, वो सिर्फ क्लाइंट साइडेड वेबसाइट्स को ही आप डेवलप कर रहे हैं, सर्वर साइडेड को नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें आपको डेटाबेस का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, और डेटाबेस का कॉन्सेप्ट नहीं होगा
तो आप देख रहे हैं कि कोई भी अगर आप वेबसाइट ज्यादातर देखते हो, ज्यादातर कब से कब 90% वेबसाइट जिसमें डेटाबेस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, लॉगिन हो गया, पासवर्ड हो गया, साइन इन हो गया, है ना, साइन अप हो गया, ये सारा चीज हम लोग करते हैं। अब इस रिकॉर्ड को कहीं ना कहीं स्टोर करना है, तो स्टोर करने के लिए हमको बैकएंड में डेटाबेस का कॉन्सेप्ट चाहिए, और ये रिकॉर्ड कहाँ स्टोर होता है, सर्वर में जाके स्टोर होता है। तो हम लोग के एक वेबसाइट्स को डेवलप करने के लिए वैसे प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ता है जो आपका क्या करता है, सर्वर साइडेड वेबसाइट डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, वेबसाइट डेवलपमेंट को प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे ASP.NET, ठीक है, या हम लोग पढ़ते हैं पॉपुलर अगर देखा जाए PHP। क्लियर है? तो इस वेबसाइट्स को हम लोग को बनाने के लिए ASP.NET का यूज करेंगे। तो इससे क्लियर हो गया कि वेब ASP.NEट एक क्या है, सर्वर साइडेड वेबसाइट डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी है, ठीक है। PHP भी है, हाँ PHP भी है, PHP भी आप सीख सकते हैं, बट अभी हम लोग को पढ़ना क्या है, ASP.NEट। जो भी चीजें आप फॉलो कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, PHP के थ्रू भी कर सकते हैं, इसका भी काफी पॉपुलरिटी है, ASP.NEट भी कर सकते हैं। ASP.NEट आपको .NET फ्रेमवर्क पर काम करेगा, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप्ड है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, समझ गए सारे लोग। तो इसके लिए बेसिक चीज आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट पहले से आता है, HTML CSS आता ही होगा, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट आपको हम लोग को सिंपली आपको आता ही होगा, जो हम लोग यूज करेंगे ASP.NET के लिए। क्लियर है? चलिए, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। तो सर हाँ, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे ASP.NET के बारे में, ठीक है। एक चीज समझ गए किस लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, अब इसके बारे में हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे। इसको क्लियर कर दे रहे हैं हम, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है क्लियर कर दे, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप ले सकते हैं चीजों को समझने के लिए फर्दर। चलिए, तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर कुछ किया है चीजों को, पॉइंट्स पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है ना, तो उस चीज को पॉइंट को समझिएगा, किसी भी पॉइंट्स में आपको दिक्कत होगा तो आप बेहिचक पूछेंगे, है ना। तो आइए, ASP जैसे कि मैंने बताया कि ASP सर्वर साइडेड है, एक और चीज है कि ये ओपन सोर्स है, यानी कि फॉस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और आई होप ओपन सोर्स के बारे में आप लोग जानते होंगे, फॉस सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, इसका मतलब होता है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। सब समझ रहे हैं इस चीज को? ओपन सोर्स का हाँ, ओपन सोर्स जिसको फॉस भी कह सकते हैं आप, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और वेब डेवलपमेंट टू प्रोड्यूस डायनेमिक वेब पेज। अब ये मुझे बताएंगे कि डायनेमिक वेब पेज का मतलब क्या होता है। वर्ड आप पहले से भी जानते होंगे इस वर्ड के बारे में, स्टैटिक एंड डायनेमिक। तो बता सकते हैं, कोई बताओ, व्हाट इज स्टैटिक वेब पेज, व्हाट इज डायनेमिक वेब पेज? मॉडिफाई कर सकते हैं, बदल सकते हैं एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट। तो एज पर यूजर रिक्वायरमेंट तो हम लोग स्टैटिक को भी बदल सकते हैं, कोई यूजर कह देगा कि ये चीज ये अच्छा नहीं है, इसको आप बदल दे, तो हम बाद में बदल सकते हैं। स्टैटिक चीजों को भी तो आप बदल सकते हो ना। बेसिक डिफरेंस बताओ, ये चीजों को, ये है कि बेसिक क्या डिफरेंस है। सर इंटरफेस पर सर चेंजिंग आता हो वेबसाइट के। यस, ये सही आंसर होगा, है ना, ये सही। जैसे एक चीज सिंपली आप चीजों को समझो कि स्टैटिक वेब पेज कहने का मतलब क्या है, कि आपको कोई भी वेब पेज बना हुआ है देख रहे हैं, जैसे आपने वेब पेज खोला, आज खोला, अगले दिन खोला, फिर अगले दिन खोला, फिर अगले दिन खोला, उसमें वेब पेज पर रियल टाइम में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है।
यानी कि अगर उसमें कोई चेंजिंग भी करना है तो वो डेवलपर या डिजाइनर सर्टेन कोड को चेंज कर रहा है तो फिर उसका रिफ्लेक्शन आपके पास आ रहा है। यानी कि एट द टाइम पेज ओपन होते ही, है ना, आपका कोई भी उस वेब पेज पर, उस इंटरफेस पर, उसके इंटरफेस पर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो वो आपका हो गया स्टैटिक। डायनेमिक क्या हो रहा है कि डायनेमिक कहने का मतलब कि रियल टाइम पर आपके वेब पेज पर मूवमेंट हो रहा है, वेब पेज का बिहेवियर चेंज हो रहा है। जैसे विजिटर काउंट आपके वेब पेज पर देखे होंगे कि किसी वेबसाइट्स के होम पेज पर देखे होंगे कि विजिटर काउंट शो करता है कि कितने नंबर्स ऑफ यूजर्स या एक्सेसर उस वेब पेज को विजिट कर लिए हैं, है ना। तो ये एक तरह से प्रोवाइड कर रहा है आपको वेबसाइट्स का क्या, डायनेमिक नेचर, कि अभी हमने विजिट किया तो अभी 1000 दिखा रहा है, फिर कल विजिट किए तो आपको 2000 दिखा रहा है। तो वहां पर बैठ के हमेशा तो डेवलपर या डिजाइनर तो वो विजिटर को इंक्रीज करते नहीं जा रहा है ना, वो डायनेमिकली आपका जो भी एक्सेस कर रहे हो वेब पेज को वो क्या कर रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है। तो इस तरह के बिहेवियर को, इस तरह के अप्रोच को हम लोग कहते हैं डायनेमिक अप्रोच, यानी कि डायनेमिक वेब पेजेस। इस चीज को आप समझ गए होंगे सारे लोग। यस सर। Yes, इसको हम लोग डायनेमिक वेब पेज को डिजाइन कर सकते हैं। इसको डेवलप किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। सबसे पहले ये आपको काम करेगा माइक्रोसॉफ्ट के डॉटनेट प्लेटफॉर्म का, ये क्या है, हिस्सा है। जैसे आप जानते होंगे, आप अभी आप जितना भी देखे होंगे कि ऑलरेडी आपके सिस्टम में जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो आपके सिस्टम में डॉटनेट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है क्या, ठीक है। जहां पर हम लोग क्या करेंगे कि इसके कोड को इसको कोड को रीड करेंगे, राइट करेंगे, एडिट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये आपको इस प्लेटफॉर्म को यूज करके ही हम लोग इसके प्रॉब्लम्स को, इसके प्रोग्राम्स को, इसके कोड को रीड, राइट, एग्जीक्यूट, एडिट करेंगे। क्लियर है। तो आपको फिर अलग से कोई फ्रेमवर्क इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी आपको प्लेटफॉर्म, जब आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम में है तो ऑब्वियसली इनबिल्ट आपको डॉटनेट फ्रेमवर्क मिलेगा। समझ रहे हैं बात को। इसके बारे में भी हम लोग ब्रीफ आगे आएंगे, ठीक है। अब क्या है कि ASP.NET का कोई भी एप्लीकेशन बनाने के लिए हम लोग सर्टेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करते हैं, ठीक है। उसमें आता है आपको C#, VB.NET, JavaScript, JSARP, इन सारी लैंग्वेजेस आता है। आप इनमें से किसी को भी यूज करके आप .NET का कोडिंग कर सकते हैं, जिस चीज का आप यूज करेंगे। मोस्ट पॉपुलर अगर देखा जाए, पूछते हैं मोस्ट पॉपुलर अगर देखा जाए तो आप C# और विजुअल बेसिक .NET दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं, बट मैं यहाँ आप लोग को बताऊंगा C#, यानी कि इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे C# के थ्रू। यानी कि बेसिकली प्रैक्टिकली पहले हम लोग को, सबसे पहले हम लोग को यही सीखना पड़ेगा, C#.NET। पहले हम लोग जब स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे तो हम लोग C#.NET से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से ही चीजों को हम लोग सीखेंगे और फिर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। क्लियर है। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम लोग यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इसका हम ये एक लाइन इस पे हम जोड़ देते हैं, आगे आते हैं, फिर इसको जोड़ देते हैं, फिर उसको बता देंगे। चलिए अब पॉइंट वाइज है, पॉइंट वाइज चीजों को समझेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि ASP.NET इज वेब फ्रेमवर्क डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इट इज यूज्ड टू डेवलप वेबसाइट्स। इट प्रोवाइड्स इंटीग्रेशन ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। यानी कि हम लोग
HTML तो यूज होगा ही होगा, जब भी आप वेबसाइट बनाएंगे तो उसमें HTML को तो आना ही आना है, HTML CSS को, यानी कि हम लोग को कहीं पर भी जरूरत पड़ेगी HTML CSS या जावास्क्रिप्ट को, तो ऑब्वियसली हम लोग इसके साथ इंटीग्रेट करके हम लोग काम करेंगे। हाँ, पहली बार ये रिलीज हुआ था जनवरी 2002 में, ठीक है। और जैसा कि बताया कि ये .NET फ्रेमवर्क पर आपको काम करेगा। इट स्टैंड्स फॉर, यानी कि अगर इसका फुल फॉर्म जानना चाहते हैं तो इसको मैं लिख दे रहा हूं, इट स्टैंड्स फॉर एक्टिव सर्वर पेज, ठीक है, ASP हो गया। और इसमें आप जोड़ लें .NET, इसका मतलब हो गया नेटवर्क इनेबल्ड टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो ये हो गया एक्टिव सर्वर पेज नेटवर्क इनेबल्ड टेक्नोलॉजी ASP.NET। इसका लेटेस्ट वर्जन है 4.8, है ना। तो आपके सिस्टम में अब जो वर्जन होगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे प्रीवियस वर्जन भी यूज कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इससे जो भी हम लोग फाइल बनाएंगे उसका एक्सटेंशन होगा .AXPX। ये सक्सेसर है, एक जगह देखा जाए तो पहले हम लोग यूज करते थे ASP, ठीक है। ASP का ही एक तरह से ये सक्सेसर है ASP.NET। ASP को हम लोग क्लासिक ASP भी कहते हैं, ठीक है, उसी का सक्सेसर है ASP.NET। क्योंकि जब से .NET फ्रेमवर्क आ गया तो सबका चीजें बदल गई, जैसे ASP हो गया, ASP.NET हो गया, VB था, VB.NET हो गया, है ना। उसी तरह C++ जावा के लिए फिर आ गया C#.NET आ गया, जावा के लिए JSharp.NET आ गया। तो इन सारी चीजें .NET फ्रेमवर्क के बाद माइक्रोसॉफ्ट इनेबल टेक्निक के द्वारा ये सबको बनाया गया। तो यहाँ पर हम लोग ASP को ही एडवांस वर्जन कह लीजिए, है ना, उसी के बेसिस पर है आपको ASP.NET, ठीक है। चलिए, यहाँ तक कि किसी को समझने में दिक्कत होगा तो उस चीजों को पूछ लेंगे, किसी भी पॉइंट्स में कोई तरह की दिक्कत है तो पॉइंट्स पूछ लेंगे। चलिए आगे बढ़िए। अब है .NET फ्रेमवर्क, मैं आपको दिखा दे रहा हूं एक बार .NET फ्रेमवर्क। सारे लोग देखिए .NEट फ्रेमवर्क इंस्टॉल्ड आपके सिस्टम में। अच्छा, एक बार मैं दिखा दे रहा हूं आपको। ऑलरेडी होगा आपके सिस्टम में, अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो ऑलरेडी होगा आपको। ऑब्वियसली आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ही रखे होंगे, विंडो ओएस ही रखे होंगे सिस्टम में। तो ये तो मैं इंस्टॉल, ये देखिए है आपका, और एक आपको ये देखिए ऑलरेडी आपका इंस्टॉल होगा, चाहे XP इंस्टॉल कर रहे हो, चाहे वो 7, 8, 8.1, 10, किसी में भी आपका होगा ये फ्रेमवर्क, ठीक है। तो अब इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि ये है क्या। तो ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसको डिजाइन किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, डिजाइन एंड डेवलप किया गया है। एक तरह से ये एक प्लेटफॉर्म देता है जहां पर आप माइक्रोसॉफ्ट इनेबल्ड जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या उसके इतर भी, जरूरी नहीं कि सारा माइक्रोसॉफ्ट, उसके इतर भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, जहां पर आप कोड को डिजाइन डेवलप कर सकते हैं .NET फ्रेमवर्क के थ्रू। ये एटलीस्ट ये 60 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, जहां पर इस फ्रेमवर्क को यूज करके आप डिजाइन एंड डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादातर इस फ्रेमवर्क को यूज करके हम लोग, जैसे आप VB.NET
देख रहे होंगे VB.NET पॉपुलर लैंग्वेज है या C#.NET 2 ऐसा है लैंग्वेज जो बहुत ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है इस फ्रेमवर्क का। तो ये दोनों फ्रेमवर्क का यूज करके इस दोनों लैंग्वेजेस का हम लोग कोडिंग को डिजाइन एंड क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। तो ये सर्टेन नंबर्स ऑफ लिस्ट है जहां पर आप इतने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिजाइन एंड डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, C#.NET हो गया, VB.NET हो गया, C++.NET हो गया, J#.NET हो गया। तो ये माइक्रोसॉफ्ट इनेबल्ड है ये सारा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ये माइक्रोसॉफ्ट इनेबल्ड लैंग्वेज को ही सपोर्ट करता है, बहुत सारे और भी लैंग्वेजेस है, PHP वो भी सपोर्ट करेगा, है ना। तो इस तरह के फ्रेमवर्क को यूज करके हम लोग इस सब लैंग्वेज को डिजाइन और क्या करते हैं, डेवलप करते हैं इसके कोडिंग्स को। ठीक है, तो ये आप में इनबिल्ट रहता है, इस चीज को हम लोग को इंस्टॉल ये करने की जरूरत नहीं है कि आपको अलग से आपको इंस्टॉल करना है। अब थोड़ा सा हम लोग जानेंगे आगे, थोड़ा सा इस पार्ट को हम लोग देखते हैं कि हम लोग को सिस्टम में इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए, यानी कि हम लोग को कोड लिखने के लिए, कोड को राइट करने के लिए या एडिट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए एक सर्टेन एडिटर की जरूरत पड़ती है जिसको हम लोग कहते हैं IDE, है ना, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, ये IDE का मतलब आप समझ रहे हैं। जैसे हाँ बताइए। जहाँ पे हम सर कोड को राइट करते हैं, लिखते हैं सर पाइथन के लिए आइडियली था एक तरह के। यस, जैसे आपने VS कोड का यूज किया होगा, वो भी एक IDE है जहां पर हम लोग कोड को राइट करते हैं, एडिट करते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर कोड को हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है जिससे हमको कोडिंग करने में क्या होता है, आसानी होता है। तो यहाँ पर हम लोग IDE का यूज करेंगे, विजुअल स्टूडियो का। किसका यूज करेंगे, विजुअल स्टूडियो का। ठीक है, तो विजुअल स्टूडियो का अलग अलग वर्जन है, आप उस वर्जन को यूज कर सकते हैं, डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर यूज करूंगा 2012। ऐसे 2019 भी है, 2022 भी है इसका, बट मैं चूंकि मेरे पास क्रैक वर्जन है, क्रैक वर्जन का मतलब आप समझ रहे हैं, तो वो मेरे पास है, तो मैं यहाँ विजुअल स्टूडियो 2012 का यूज करूंगा। आपके पास भी होगा तो आप अपने सिस्टम में विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल कर लेंगे। सबसे पहला काम ये है ना। इंस्टॉलेशन हम अगले क्लास में बता देंगे 2012 का। तो आप इसका वेबसाइट से वहां से भी कर सकते हैं, ट्रायल वर्जन को यूज कर सकते हैं आप। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये विजुअल स्टूडियो कोड अलग हो गया, VS कोड अलग हो गया। ये विजुअल स्टूडियो 2012, ये देखिए, दैट इज द लेटेस्ट वर्जन विजुअल स्टूडियो। ये अलग है VS कोड, ये आप यूज कर रहे होंगे जहां पर आप अलग अलग, इसको भी एडिटर के रूप में पॉपुलर एडिटर है। बट विजुअल स्टूडियो आपको एक तरह से .NET फ्रेमवर्क इनेबल्ड आपका क्या है, IDE है, जहां पर आप जितना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको बताया उसको आप कोड को रीड, राइट, एडिट और ऑब्वियसली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या अगर है आपको तो ये कर सकते हैं, या फिर आप 2012 यूज कर सकते हैं। ठीक है, 2012 यूज कर सकते हैं, उसके लोअर वर्जन अपर जो भी हो 2017 उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, इसका इंस्टॉलेशन मैं अगले क्लास में आपको बता दूंगा कैसे इसको इंस्टॉल करना है। सॉफ्टवेयर आप पहले कहीं से तैयार कर रखेंगे। ठीक है, डाउनलोड हो जाएगा आसानी से।
तो आप 2012 अगर करना चाहते हैं तो ये आप कर लेंगे 2022 कम्युनिटी यहाँ से विंडोज के लिए। चलिए, तो विजुअल स्टूडियो को बताया कि ये एक क्या है, आईडी है, जिसको भी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। ये प्रोवाइड करता है आपको हर तरह के एप्लीकेशन, चाहे वेब बेस्ड एप्लीकेशन हो, विंडो बेस्ड एप्लीकेशन हो, कंसोल एप्लीकेशन हो, है ना, मोबाइल एप्स हो, है ना, वेब सर्विसेज एप्स हो, क्लाउड एप्स हो, हर तरह के एप्लीकेशंस के लिए ये आपका आईडी क्या है, पोर्टेबल है, आसानी से काम करता है। किसी भी तरह के एप्लीकेशंस को आप इस पे डिजाइन कर सकते हैं डॉटनेट फ्रेमवर्क वाला, ठीक है। अब जैसा कि हम लोग के बताया कि हम लोग को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग C#.NET का, तो ऑब्वियसली C#.NET का कोडिंग भी हम लोग यहीं पर क्या करेंगे, राइट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। अलग अलग और भी लैंग्वेज है जहां पर राइट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पर, बट हम लोग का काम है सिर्फ C#.NET का, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले हम लोग को क्यों यूज करना है ASP.NET, पर्पस क्या है, ASP.NET क्या है ना, किस तरह ये अलग है, आपको किस तरह के फीचर प्रोवाइड्स करता है आपके वेबसाइट्स में, वेब पेज डेवलपमेंट में, ठीक है। इसके लिए क्या क्या बेसिक कंपोनेंट्स होना चाहिए आपके सिस्टम में, ठीक है। तो बेसिक कंपोनेंट्स में आपने देखा कि बेसिक कंपोनेंट्स होने के लिए आपको बताया कि विजुअल स्टूडियो .NET फ्रेमवर्क होना चाहिए जो ऑलरेडी आपके सिस्टम में है। विजुअल स्टूडियो आप इंस्टॉल कर देंगे, और तीसरा आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होना चाहिए जो आपको मैं बताऊंगा C#.NET, ठीक है। तो C#.NET का ही कुछ क्लासेस चलेगा, 15-20 क्लासेस C#.NET का चलेगा, और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये C++ और जावा से मिलता जुलता है। तो आप C++ और जावा मेरे ख्याल से पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? थर्ड सेम में सर। नहीं सर। अच्छा अच्छा, सेकेंड सेम में आपने, बट चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा ये ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको पाइथन में होगा, है ना, तो वो सारे फीचर्स भी इसमें है। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट आपका जो लूपिंग डिसीजन में, सीक्वेंशियल डिसीजन मेकिंग, लूपिंग या एरे फंक्शन कॉन्सेप्ट है। क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत पाइथन का होगा, क्लास ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, है ना, इनहेरिटेंस, तो ये सब थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको देंगे, और उसके बाद फिर हम लोग इसको डेवलप करेंगे। क्लियर है? उससे पहले आपको HTML क्लियर होना चाहिए, CSS आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप इस चीज को इंस्टॉल कर लेंगे, सॉफ्टवेयर रखेंगे, मैं इंस्टॉलेशन बता दूंगा, अगर कोई इंस्टॉल कर लेंगे तो खुद से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं यहाँ से आपको सारा स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि कैसे कैसे आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पर हमने ऑब्वियसली हम लोग को पढ़ा था C#, जिसको हम लोग C# भी बोल सकते हैं आप, बट इसको हम लोग जनरली प्रोनाउंस करते हैं C# से। एक किस तरह का लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आप कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? आप इसके पहले पढ़े हुए हैं? यहाँ पे सर रियल ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी और इंस्टेंस के बारे में सर कोडिंग करते हैं सर। यानी हाँ, ऑब्जेक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट कोई भी चीज हो सकता है, इट्स लाइक किसी ऑब्जेक्ट सर, जैसे क्लास हो गया। Yes, which have properties and behavior. यस सर, विच एंड Every प्रॉपर्टी object has properties and behavior. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर में हम लोग जो बेसिक दो कंपोनेंट्स यूज करते हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो व्हाट डू यू मीन बाय क्लास? Class is a template framework which combines object properties and behavior.
जो ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को क्या करता है, कंबाइंड करता है, एनकैप्सुलेट करता है है ना। तो यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ऑब्वियसली आप जानते होंगे कि लैंग्वेजेस है प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज, जो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, फंक्शन बेस्ड होता है, जहां पर बड़े प्रोग्राम्स को हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसके लिए अप्रोच रखते हैं फंक्शन बेस्ड। और यहाँ पर जो प्रोग्राम को डिवाइडेशन होता है वो क्लास बेस्ड होता है, कैटेगराइजेशन बेस्ड होता है, ऑब्जेक्ट बेस्ड होता है। ठीक है, तो दोनों का अपना अपना फीचर है। वहां पर हर एक फंक्शन इंडिविजुअली ट्रीट करेगा, यहाँ पर बहुत सारा फंक्शन एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होगा या एक क्लास के अंदर क्या होगा, इनकैप्सुलेट होगा। तो इस चीज को क्लैरिटी हम लोग तब करेंगे जब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पोर्शन में पहुंचेंगे। ठीक है, अब इसका हम लोग का वेरियस तरह के एप्लीकेशन है ना, वेरियस एप्लीकेशंस को डिजाइन करने के लिए करते हैं, लेकिन मेनली हम लोग को यहाँ पर डिजाइन करना है वो किस तरह का एप्लीकेशन को डिजाइन करना है, वेब एप्लीकेशन को। इस लैंग्वेज को यूज करके हम लोग वेब एप्लीकेशन को डिजाइन करना है, और इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए सी का, C++ का और जावा का, है ना। सी का भी है तो आसान है, आपको इजी होगा समझने में। ऑब्वियसली सी का आपके पास है कॉन्सेप्ट है, आपके पास पाइथन का भी कॉन्सेप्ट है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बेसिक होता है उसका सबका कॉन्सेप्ट आप लग सेम टू हो सेम होता है ना। वो लॉजिकली ये लॉजिकली सेम होता है, उसका स्ट्रक्चर या आप कह सकते हैं उसका टर्म्स यूज जो करते हैं वो डिफरेंट होता है। थोड़ा सा उप्स का कॉन्सेप्ट आपको C++ और जावा से मिलता जुलता होगा, तो सिंटैक्स मिलता जुलता होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आप चीजों को समझ रहे हैं कि क्लास और ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, तो उन चीजों को भी हम लोग देख लेंगे। क्लियर है? तो अगले क्लास में हम आपको ये बताएंगे विजुअल स्टूडियो का इंस्टॉलेशन, और फिर हम लोग विधिवत शुरू करेंगे C#.NET से पढ़ने का। ठीक है, Okay, sir. और किसी कुछ पूछना है?